उस डिस्कस को बहुत नॉर्मल ले लिया है ना। तो बाज़ार में जब अपॉर्चुनिटी निकलती है उस वक्त हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसलिए जब भी निवेश करें कुछ बचा कर करें। क्या इसे हिडनबर्ग के बारे में ये चीज़ें पता है? भैया हमें साइकोलॉजी पता है। आप कैंडल चार्ट भले आप कहीं एनालाइज कर लो, बाद में साइकोलॉजी काम आनी है ना, काफ़ी अच्छी खासी है ना। तो आज आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। कल ही आपको थंबनेल में लिखा था बाजार में तोड़ा, तो क्या हुआ? आज टूट गया बाजार। अडानी ग्रुप के ऊपर ये सारी चीज़ें की, पर आपने सोचा कि अडानी ग्रुप उस वक्त क्या हुआ था, कितना ज़्यादा टूट टाट गया था भैया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे JSW एनर्जी की। सर, इन सब की बात करने से पहले जैसे मैं आपको कहता ही हूँ कि बाज़ार में थोड़ा सा अभी संभल कर रहना है, और जो हमारा पैसा है उसमें से कुछ कम अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, बल्कि एक मौके की तलाश हमें करनी है। कल LIC का जो मैंने आपको निवेश करने का एक लक्ष्य बताया, वो लाजमी अगर गहराई से समझें तो वो एक कहानी कह रहा है। वो एक कहानी कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में LIC ने 23,300 करोड़ रुपए अप्रैल से जून में इन्वेस्टमेंट किए। फिर वित्त वर्ष 24 और 25 में जो अब चल रहा है उसमें अप्रैल से जून में करीब 38,000 करोड़ रुपए निवेश किए। ऐसा LIC को बाजार में क्या दिख रहा है कि इस चालू वित्तीय वर्ष तक वो एक लक्ष्य लेकर बैठ रहा है जो करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियों के साथ आएगा, और वो 6 से 7 महीनों में कर सकता है अगर वो करेगा, क्योंकि इसके CEO ने हमें बताया है। यहाँ से दिशा निकल रही थी कि आगे जाकर हमें अच्छे रेट जो हैं बाजार के अंदर मिल सकते हैं। जब भी आप देखना, कुछ लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे तो कभी भी कर लो, वो मौके की तलाश करते हैं। वो मौके की तलाश करते हैं क्योंकि जब कोई रेट भाई 50 रुपये ऊपर और बाद में वो रेट 50 नीचे मिले तो क्या है, ये मौके हैं, है ना, ये मौके हैं। तो LIC ने हमें कल अलग ढंग से कुछ सिखाया था। मैं LIC की रणनीति बता रहा हूँ, और वहाँ से वो भी सिखाया था कि प्रॉफिट भी किस तरीके से LIC ने लिया है इस पहली तिमाही में, जो करीब 15,500 करोड़ का है। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती। इसी तरीके से हिडनबर्ग वाली जो एक न्यूज़ थी, जब ये न्यूज़ हमारे कानों तक आई तो मैंने उसके लिए आपको एक वीडियो बनाई आपके लिए, दोनों चैनल पर बनाई, और मैंने कहा कि ये आप और मुझे लग रहा है पॉजिटिव, यहाँ के लोगों को लग रहा है पॉजिटिव, पर बाहर वाले लोगों को कौन समझाएगा? जो पहले से FPI जो बिकवाली कर रहे हैं उन्हें कौन समझाएगा? क्यों ये निगेटिव न्यूज़ कुछ लोगों को पॉजिटिव लगी? ये इसलिए लगी क्योंकि इससे पहले भी हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर ये सारी चीज़ें की, पर आपने सोचा कि अडानी ग्रुप उस वक्त क्या हुआ था, कितना ज़्यादा टूट टाट गया था भैया, है ना। तो वो आपको देखने को मिला, और फिर ये आपको देखने को मिला है कि सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर जब कोई इतने बड़े इल्ज़ाम लगाएगा तो भैया हम सब इसके अंदर हैं पॉजिटिव, भैया कुछ नहीं हो सकता। पर बाहर के लोग तो सोचेंगे भैया कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये FPI सोचेंगे भैया, जो बड़ा निवेश बाहर से करेगा वो देखेगा कि ये बड़े के ऊपर ये चीज़ें की गई हैं। तो ये मुझे निगेटिव लग रहा था, लेकिन बाजार ने रिएक्ट इसको ऐसे लिया, पहले दिन पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि कुछ पैसा अंदर भी आना है। आपको रणनीति नहीं समझ में आ रही है, आ गया उसके अंदर। फिर वहाँ से ही मैंने आपको वीडियो समझाई थी, मैंने कहा था संभल के रहना है अभी, है ना। तो बाजार के ऊपर तो संकट तो काफ़ी गहरा रहे हैं, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, अलग अलग रणनीतियाँ हो, राजनीतिक रणनीतियाँ हो, बहुत लहरा रहे हैं। और दूसरा अब ये हिडनबर्ग, और वो भी आपको पता है कि युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं आजकल, वहाँ पर भी वार्तालाप हो रही है, कर देंगे, युद्ध कर देंगे। तो सारी स्थितियों को हम भाप सकते हैं कि चल रही है निगेटिव स्थितियाँ, है ना। तो उसके ऊपर एक और आग में घी डालने वाली न्यूज़ थी ये हिडनबर्ग की, जिसने कहा था भारत में कुछ बड़ा होने वाला है।
भैया जो आज ये टूटे शेयर लग रहे हैं मुझे, ये उस बात की चीज़ें हैं जो एक दिन पहले बताई थी काफ़ी अच्छी खासी, है ना। तो आज आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। कल ही आपको थंबनेल में लिखा था बाजार में तोड़ा, तो क्या हुआ, आज टूट गया बाजार, है ना। तो इसका क्या मसला है कि बार बार जब बाजार टूटता है किसी न किसी न्यूज़ से, तो हम अपने को संभालें कैसे। देखो भैया, बाजार हर वक्त टूटने की कगार में लगा ही रहता है जब वो ज़्यादा भाग जाता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ के सिलसिले कहीं ना कहीं से निकल कर जरूर आएंगे, वो आपके पोर्टफोलियो को रेड कर देंगे। हर बार समझाया है, मल्टी बैगर आपका शेयर, आपका पोर्टफोलियो जब भी आपको बहुत ऊंचाई पर देखना है तो सोचना है कई बार गिरेगा, बस कई बार गिरेगा। भैया एचडीएफसी बैंक रणनीतियाँ अच्छी दिखा रहा था, कई ऐसे शेयर जो पहले ऊपर थे आज अच्छे खासे चीज़ों में मिल रहे थे, तो क्या था, यहाँ मौके की तलाश थी। अभी इतनी ज़्यादा आगे गिरावट जो आपको दिख रही है भैया, वो अभी संभलेगी गिरावट, तो बात की बात है। फिलहाल तो मौके की तलाश थी जहाँ पर हमें मौक़ों को तलाश करना था, है ना। कल की भी वीडियो में बताया था, परसों की वीडियो में बताया था, और पिछले एक महीने से मैं आपको कंटिन्यू चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़ा पैसा बचा कर रखें। यहाँ तो LIC ने भी कह दिया ना आपके, अब वो भी निवेश करेगा आगे जाके रणनीति। ये जो अगस्त का महीना है, ये बड़े ही आपको संकट के साथ, धैर्यता के साथ निकालना पड़ेगा। ये तो लाजमी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो भैया FPI जो हैं वो तो बेचेंगे, उनको तो मौके चाहिए किसी तरीके से बाज़ार से निकलने के, और वो मौके हम उन्हें दे रहे हैं। हम उन्हें इसलिए दे रहे हैं, हम अंधा कारणों से पैसा लगा रहे हैं पर सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। मेरे कमेंट में जब मैंने वीडियो बनाई थी, वो एक व्यक्ति बोला, ये यार इसे पता क्या है, क्या इसे हिडनबर्ग के बारे में ये चीज़ें पता है। भैया हमें साइकोलॉजी पता है। आप कैंडल चार्ट भले आप कहीं एनालाइज कर लो, बाद में साइकोलॉजी काम आनी है ना। तो बाज़ार जो आज इस रणनीति के अनुसार है, कल तेज़ी के अनुसार है, सारी रणनीतियाँ हमने आपने डिस्कस की है, पर कुछ लोगों ने उस डिस्कस को बहुत नॉर्मल ले लिया है ना। तो बाज़ार में जब अपॉर्चुनिटी निकलती है उस वक्त हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसलिए जब भी निवेश करें कुछ बचा कर करें, जब भी कुछ प्रॉफिट कमाएं कुछ बचा कर करें, और कुछ बचाकर किसी लॉन्ग के शेयर यानी कि लंबे अवधि की चीज़ों के साथ भी देखें। क्योंकि अगर आपको अमीर होना है, आप रोज़ खरीद बेचकर अमीर नहीं हो सकते, ये आप कहीं लिख लेना। अगर आपको अमीर होना है तो आपका पोर्टफोलियो ही आपको अमीर करेगा। वो डिविडेंड भी देगा, वो समय समय में बोनस भी देगा, वो समय समय में स्प्लिट भी देगा, वो समय समय में आपको धोखा भी देगा, वो समय समय में आपको टेंशन भी देगा, और वक्त बीतने के बाद वो आपको एंजॉय भी देगा। तो आज की तकलीफ़ों से अगर एंजॉय करना है तो फिर अपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट तरीक़ों को समझना है। हम इन्वेस्टमेंट के तरीके बिल्कुल भी अभी तक नहीं समझे कि आज अगर प्रॉफिट है तो कल वो रेड भी होगा, लॉस में बदलेगा, जो लॉस है वो प्रॉफिट में ही बदलेगा। हर एक व्यक्ति ऐसा कोई भी नहीं कि जिसके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हों और वो सारे ही उज्ज्वलता की ओर दिख रहे हों। स्टार्टिंग में दिखने के नहीं, कुछ रेड दिखेंगे, कुछ एवरेज के मौके देंगे, किसी में बैड न्यूज आएगी, किसी में गुड न्यूज आएगी, तो वो दिशा डालती है। जब हम उछल जाते हैं, 4 रुपये भाग गया, 5 रुपये भाग गया, और जब फिर दोबारा से शेयर गिरता है, जैसे अभी आपको देखने को मिला HDFC बैंक कितना भाग रहा था, आज 57 रुपये करीब का गिर गया। तो क्या था ये अच्छे खासे बैंक को देखने की रणनीतियाँ थी जिसको हमें देखना था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें तो अपनी साइकोलॉजी से ही चल जाती है, काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजी से ही चल जाती है ना। तो यहाँ जो चीज़ें आपको अपनी एनालाइज के द्वारा अच्छी करनी है वो देखनी है मार्केट की रणनीतियाँ, और वो समय समय पर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ें हमें समझनी है। ये जो हिंडनबर्ग वाली न्यूज़ है बहुत से लोगों को नॉर्मल लग रही है, मुझे अब भी ये न्यूज़ है जो बेट तो लग रही है। क्यों लग रही है सर? देखो सर, हम और आप तो समझ रहे हैं, 2 व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। कौन कौन? बाहर के FPI और यहाँ विपक्ष। विपक्ष पता क्या कह रहा है? CBI से जांच कराने की मांग और अलग अलग तरीक़ों से जांच कराने की मांग में अड़ा है विपक्ष। तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसका रिएक्ट जो होता है अलग अलग तरीक़ों से। कल भी कई अगर आप उठाकर न्यूज़ देखें तो हिडनबर्ग की हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद न्यूज़ है इन तीनों मामलों में, है ना।
तो यहाँ से कोई आसानी से पैसा कमाने नहीं देगा, पर आपको सिचुएशंस जाननी है कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उस पर विपक्ष क्या रिएक्ट करेगा, उस पर कुछ और क्या रिएक्ट करेगा। इसी रिएक्ट से एक चीज़ और बता दूं कि जब हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे वार किया था उस वक्त भी विपक्ष बड़े तीखे शब्दों में जांच की मांग कराने के चक्कर में था। वहाँ पर और टूट गया मामला। LIC भी टूट रहा था क्योंकि LIC का भी निवेश अडानी ग्रुप में था। आज LIC कहाँ है? आज LIC ने विपक्ष को धोखा दे दिया ऊपर बढ़कर। तो ये जितनी गिरावटें होती हैं ये एक मौके होते हैं, सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशंस को आपको समझना है। तो आशा करता हूँ ये भी कोई भी न्यूज़ आए उसको हल्के में लेकर बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसमें खोना नहीं है। यहाँ अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़ा धैर्यवान आपको बनना पड़ेगा, है ना। तो लोगों का विषय जरूर रखना है। जो शॉर्ट कर रहा है 1-2 महीने बाद बेच रहा है वो लॉन्ग भी ज़रूर रखें, क्योंकि वही आपकी एक नींव है जो आपको बाद में लॉस भी कवर पूरा कर देगी और डिविडेंड से भी आपको मजा देगी। और अच्छे अच्छे शेयरों को अगर आप आगे के लिए रखते हैं, मैंने किसी भी शेयर का नाम नहीं लिया, अगर आप अच्छे अच्छे शेयरों को रखते हैं उसमें सिप करते हैं, डिविडेंड ही इतना देगा ना आपको, उसका ही मज़ा आ जाएगा आपको ना। तो कुछ चीज़ें रखने वाली स्थितियों के साथ आपको आना पड़ेगा। देखो सर, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट जो है इसने अपने लॉस को कम कर दिया है, अपनी सेल्स को भी कम कर दिया साल दर साल। अब इसकी डिटेल में चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है वोडाफोन की, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च कर देता, उसके बाद अपने रिजल्ट में कुछ करामातें कर देता, तो वो चीज़ें हमें देखनी थी। भैया इसने करा क्या है, इसका रिजल्ट जो है इफेक्ट पड़ने वाली चीज़ों के साथ हमें देखने को नहीं मिलता। तो सर यहाँ पर तो 5G 2 योद्धा लॉन्च कर चुके हैं और वो अपनी स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ BSNL भी 5G की भी बातें कर रहा है, 4G की भी बातें कर रहा है, और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया IPO लाने के बाद भी 5G की कुछ रणनीति हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वैसे निगेटिव हमारे लिए है थोड़ा बहुत, मैं आपको बता दूँ। इसलिए भी हमें इसका रिजल्ट नहीं देखना है, क्योंकि लॉस तो पहले से ही कर रहा है, लॉस अब भी कर रहा है। अब भी अगर हम सेल्स देखें तो जून 2023 की सेल्स देखें तो 10,656 करोड़ की सेल्स थी, और अगर आप इसकी 24 की सेल्स देखें जून 2024 की तो करीब 10,508 करोड़, यानी थोड़ा बहुत सेल्स कम हुई है। पहले जो इनका लॉस था करीब 7,840 करोड़ जून 2023 में था, और अब कितना है 6,427 करोड़, यानी कि लॉस भी कम कर रही है। तो ये अच्छी इसकी एक रणनीति है। पर इसकी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो इसकी ये सेल्स है ना, इसकी सेल्स पर दिमाग लगाओ, इसकी लॉस पर दिमाग मत लगाओ। सेल्स 10,508 करोड़ करना अपने आप में इसको तीसरा प्लेयर बनाता है। वो तब कर रहा है जब ये कई संकटों से घिरा है। छोटी सी समझो बात कि 10,508 करोड़ की वोडाफोन आइडिया सेल्स तब कर रहा है जब इसके पास तो ना तो 5G है, ना इसके आगे की रणनीतियाँ जो है हमें होती हुई जल्दी में दिख रही है। दूसरा तब कर रहा है जब इसके कस्टमर भी गैप होते जा रहे हैं, और कस्टमर इसके गैप तब तक होते रहेंगे जब तक कि ये 5G नहीं लाएगा। ये भी आप कहीं बात लिख लो। पर सेल्स इतनी करना, और अगर ये अपना 5G लिया है तो सेल्स कंटिन्यू उसकी बढ़ेगी, क्योंकि फिर उसके जो रिचार्ज होंगे उसके भी RPU इनका मिलेगा। दूसरा आपको समझना है कि जल्दी जल्दी 5G करें तो नए कस्टमर भी जुड़ेंगे। भैया जुड़ जाते हैं जब कुछ नई चीज़ आती है जो पहले किसी कंपनी ने कर चुके हैं और दूसरी कंपनी अब कर रही है, तो दूसरी कंपनी सोचती है मेरा ये नेट की स्पीड आ रही है, चल भैया यार वोडाफोन आइडिया को आजमाएंगे, समझ रहे। तो इसका 5G में आपको फोकस करना है, तो रिजल्ट तो थोड़ा सा इसका आपको भूलना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि MSCI इंडेक्स में जो समीक्षा की जाएगी उसके अंदर कई कंपनियों के साथ वोडाफोन आइडिया की भी चीज़ें नुमामा की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखने में ये मिल गया है कि MSCI इंडेक्स में वोडाफोन आइडिया को शामिल करने वाली न्यूज़ आ गई है, और ये करीब 30 अगस्त को समायोजन होगा इसका। इससे वोडाफोन आइडिया को अच्छा खासा निवेश मिलने की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। तो ये गुड न्यूज़ इसके अंदर आ चुकी है। आपको ये न्यूज़ पॉजिटिव लगनी चाहिए MSCI की, पर ये 30 अगस्त को इसका समायोजन होगा वहाँ पर, है ना। पर दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए 5G। तो मैंने आज आपको वोडाफोन आइडिया अलग ढंग से भी बताया, किसी को खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है। देखो
तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको देखना है कि भैया बंदरगाह वाले सेक्टर कैसा रहेगा, तो मेरे हिसाब से बंदरगाह वाला जो सेक्टर है यानी कंपनियां हैं जो अच्छा वर्क कर रही हैं बेस्ट ही रहेगी। देश की बड़ी पोर्ट कंपनी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सा ग्रुप है, वो अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी पोर्ट, जो देश की बड़ी बंदरगाह निजी कंपनी है। दूसरे नंबर पे कौन है, JSW इंफ्रा जो है दूसरे नंबर पर बंदरगाह की एक बड़ी कंपनी है, जो देश में इसके पास अच्छे खासा बंदरगाह है और दुबई में 2 बंदरगाह के टर्मिनलों पे ये वर्क करती है ना। तो ये दुबई के साथ भी अच्छा खासा वर्क कर रही है और देश में भी अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी, अधिग्रहण करने के लिए भी बंदरगाह के बिजनेस में लगी हुई है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि जैसे थर्मल पावर के कोयला, तेल, खाद्य तेल, स्टील, गैस, ये अपने कंटेनर के माध्यम से इसका आवाजाही करता है, यानी कि देखने में ये एक समुद्री संबंधित सेवाएं प्रदान करता है और लॉजिस्टिक के बिजनेस में भी JSW इंफ्रा लगा हुआ है। तो ये जो बिजनेस है भैया ये आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये आप समझ लेना। देश में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ेगी और वो यहाँ से बाहर भेजने के तरीके जल्द से ज़्यादा सेफ लगते हैं और ज़्यादा उसके अंदर डिमांड होगी, इकट्ठे बहुत सारा सामान चला जाता है। तो जल वाली सेवाएं देने वाली कंपनी, समुद्र में जो सेवाएं देने वाली कंपनियां का फोकस जो है आगे जाकर बेस्ट रहने वाला है। यहीं से अगर आप देख लें कि जब देश में शिपिंग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बड़े बड़े जहाज़ों के लिए भी यहाँ एक चीज़ें बनाई जा रही हैं और देश अगले दशक तक अच्छी रणनीतियों के साथ इस बिजनेस पे, यानी कि जहाज़ के बिजनेस, मैंने आपको कल भी बताया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर जल संबंधित सेवाएं जो हैं, समुद्री सेवाएं जो हैं बढ़ेगी। भारत प्रगति की ओर है। जिस रफ्तार से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बनेंगे, वहाँ पर ऐसी चीज़ों का, स्टील का लाना भेजना या अलग अलग रणनीतियाँ, गैस हो गया, थर्मल पावर के लिए कोयला हो गया, खाद्य तेल हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए इस सेवा का उपयोग जो है कंपनियां करती हैं और वो बंदरगाह के माध्यम से शिप के द्वारा आता है। तो ये अपने आप में बेस्ट हमारे लिए हो गया है। 2023 में कंपनी ने 878 करोड़ की सेल्स की थी, 322 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 1010 करोड़ की सेल्स कर दी, पर अपने प्रॉफिट में कमी लाकर कंपनी ने दिखाई है, जो करीब 297 करोड़ का। देखो सर, प्रॉफिट उतार चढ़ाव के साथ हो सकता है। प्रॉफिट तो एक्सपेंस यानी कि अपने काम को बढ़ाने के लिए भी किए जाते हैं, उसका एक्सपेंस से भी कम हो सकता है, यानी कि जब काम करेंगे उसमें पैसा लगेगा, खर्चा होगा, तो वो भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसमें घटकर फिर वो कम ही हो जाता है। कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो वो लाजमी अच्छी है, क्योंकि 878 करोड़ की सेल्स इनकी जून 2023 में थी और ये क्या 1010 करोड़ की सेल्स इनकी बढ़ी है, यानी कि कंपनी के अंदर जो वर्क है पॉजिटिव संकेतों के साथ बढ़ रहा है। और मैं आपको फिर बता दूं सर, ऐसी कंपनियां जो समुद्री सेवाएं में लगी हुई हैं, ये लाजमी एक ये बड़ा बिजनेस होता है काफ़ी। और इसके पास तो दुबई के अंदर भी 2 हैं इस तरीके के बिजनेस जिसमें ये वर्क करता है बंदरगाह में, कि ये काफ़ी चीज़ों के साथ अधिग्रहण करने के बंदरगाह के साथ भी बोलियां लगा चुका है और आगे बढ़ने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत अपनी सेल्स के द्वारा कर रहा है। तो समय इसके अंदर हमें दिया जा सकता है। अगर इसका हम रिजर्व देखें, 7,616 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में करीब 4,758 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी में काफी ज्यादा, जो करीब 85.61% के हैं, जो जू के तू बने हुए हैं। एफआईएस कंपनी के अंदर 4.15% के हैं जो बड़ी हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 0.74% के हैं जो कम हुए। पब्लिक कंपनी के अंदर भी कम हुए जो करीब 5.79% के। अदर कंपनी के अंदर कम हुए जो 1.70% के हैं। तो भाई प्रमोटर तो जू के तू हैं, एफआईएस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, बाकी कम कर रहे हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूती की ओर है, क्योंकि जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है ये चीज़ें आपको समझकर चलना। तो इसके लिए तो आपको अलग अलग रणनीतियां बनानी पड़ेगी। जहां जहां अडानी ग्रुप अपने पोर्ट के हिसाब से चीज़ें डेवलप करता जा रहा है, देश में अच्छी चीज़ें आपको आवाजाही जो है समुद्र के रास्ते से देखने को मिलती है सामान की, तो उस हिसाब से ही आप दूसरी कंपनी जो सेकंड नंबर पे है उसके अंदाजे लगा सकते हैं, है ना, उसकी चीज़ों को खोज सकते हैं। भैया जब अडानी ग्रुप इतना फोकस
अपने पोर्ट के बिजनेस में कर रहा है, वैसे तो फोकस तो ये भी कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि जब पहला काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ में फोकस कर रहा है तो दूसरी कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली आपको भी उसकी रणनीतियाँ समझ में आनी चाहिए। जैसे जियो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है और दूसरा कौन है, एयरटेल, वो क्या कर रहा है, वो भी ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, तो वो चीज़ों को देखनी चाहिए। अब आप कहोगे सर वोडाफोन आइडिया, भैया वो भी फोकस कर रहा है लेकिन उसकी रणनीतियाँ 5G वाली हैं, तो वो चीज़ें भी होंगी। तो इन स्थितियों से आपको चीज़ों को देखना चाहिए। अभी JSW इंफ्रा की एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर इसकी JSW स्टील की एक सहायक कंपनी है JSW उत्कल स्टील, वो एक पूर्ण स्वायत्त कंपनी है JSW स्टील की। उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ीसा में, करीब 302 किलोमीटर का लंबी स्लेरी पाइपलाइन चल रही है, जिसके अंदर लोहा आवश्यक की चीज़ों को ये अपने बंदरगाह तक उतारेंगे, जो करीब 302 किलोमीटर तक की है। और जो प्रोजेक्ट 302 किलोमीटर तक का है, जिसे JSW स्टील की सहायक कंपनी JSW उत्कल स्टील काम कर रही थी, वो 302 किलोमीटर का था, जिसे उसने 122 किलोमीटर तक के पूरा कर दिया है। अब इस कंपनी को JSW इंफ्रा 1700 करोड़ रुपए में 1700 करोड़ रुपए में इस डील को, यानी इस प्रोजेक्ट को, जो पहले सहायक कंपनी का था, 1700 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। तो अब आप समझो 102 किलोमीटर की इस तरीके की जो पाइपलाइन है, जो पहले इसी की एक सहायक कंपनी कर रही थी JSW स्टील की, उसको JSW इंफ्रा अपने द्वारा ले रहा है, और जिसकी क्षमता 30 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। तो उस प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा हो चुका है 122 किलोमीटर का, और शेष को अब JSW इंफ्रा अपने चीज़ों के साथ करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है शायद, क्योंकि ये 1700 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो लाजमी ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा जब इतना पैसा ये कर रहे हैं। तो JSW की मंशा अगर हम देखें तो दूर तक जाने वाली, होल्ड करने, देखो जब न्यूज़ पता लग जाती है ना, तो वो होल्ड वाली स्थितियों में आ जाती है। जैसे आज हमारे लोगों के शेयर हैं, कल भागे थे, आज सारे गिर गए। उसी लोगों के शेयर में हमने कुछ और ऐड कर दिए, वही शेयरों को कुछ एक आधे नए और ऐड कर दिए। जितना मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ समझना आज, जो आपका लोन का स्टॉक होता है ना, उसका इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, देखो जो दिखा रहा है ऊपर कि भाई मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और मेरा 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, या मेरा 1 लाख का 75,000 हो गया, तो जो हो गया उसे नहीं देखना है, जो आपने लगा रखा है उसे देखो। वो गुल्लक बना लो अपनी। मान लो आज कोई मेरा पोर्टफोलियो 6 लाख का है, तो मैं अपने मन में सोचूंगा भैया इसको 1 साल में 10 लाख का करूंगा, चाहे वो सिप के अनुसार कर दूं, चाहे दूसरी कंपनी से प्रॉफिट लाकर कर दूं। ये मैं अपने मन में बनाता हूं इस चीज़ को, है ना। और उसके अंदर मैं वो नहीं देखता कि भाई मुझे कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है। मैं देखता हूं मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया शेयरों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पेनी स्टॉक में और तब देख रहे भाई इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया हो गया हमारा, और 10 साल बाद देखोगे वो और लॉस दिखा देगा आपको। जब आप पेनी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट देखकर चलते हो तो आप धोखा खाओगे, और जब आप लॉन्ग के शेयरों में इन्वेस्टमेंट देखकर चलते हो, भैया मैंने आज 5 लगाए, कल को 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, आपको बेचना नहीं है, कहीं और से पैसे लाकर, यानी कि अपने कमाकर, बचाकर और अपने प्रॉफिट से दूसरे अकाउंट से डालकर, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते जाओ, आप इसके अंदर वर्क करते जाओ, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बहुत मजबूत कर देगा। क्योंकि जब शेयर बढ़ेंगे तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उससे कई गुना आपको आने वाले सालों में चीज़ें दिख जाएंगी, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट देखकर चलोगे। वो नहीं कि अभी आपके पास बचा कितना है ना, इन्वेस्टमेंट इतना है, अब एक्चुअल वैल्यू उसकी ये है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं देखनी है अच्छे शेयरों में, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया ना, भैया कॉल कर लेना। ये मैंने बहुत आसान शब्दों में आज आपको बता दिया कि अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे शेयरों के अंदर देखते जाओ, उसे बढ़ाते जाओ। गुल्लक समझ लो कि भाई मैंने 1 लाख करे हैं, कल को मुझे इसको 1,20,000 करने हैं, भैया 5-6 महीने के अंदर गुल्लक बनाओ उसको। तो उन स्थितियों के साथ, बाकी शेयर नहीं बताया मैंने आपको कौन से करने, वो आपको अपने हिसाब से देखने, पर वो अच्छे शेयर होने चाहिए। तो JSW की मंशा आगे के लिए हम होल्ड की स्थितियों के साथ देख सकते हैं, तो मजबूत शेयर है सर, है ना। एक न्यूज़ निकल के आई थी यस बैंक के अंदर। सबसे पहले एक चीज़ समझो सर, यस बैंक के अंदर सबसे बड़ा जो बैंक है जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कौन है, वो है SBI।
जिसकी हिस्सेदारी यस बैंक के अंदर करीब करीब 24% तक है, करीब करीब बता रहा हूँ। अब वो जब लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ वो तब से लगाया भैया कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए एसबीआई। ये न्यूज़ भी आती गई आपके सामने। फिर कुछ दिनों से आपको एक न्यूज़ देखने को मिली कि यस बैंक के अंदर कोई 51% की हिस्सेदारी यस बैंक भाई बेचने चाह रहा है, अधिक सेल करना चाह रहा है। तो भाई वो बिकेगा कब? जब या तो पब्लिक बेचे या भैया ये एफआईज या कोई डीआईज बेचे, तभी तो चीज़ मुमकिन है ना वो चीज़ें। वहीं से अंदाजे लग गए थे भैया आगे जाकर कोई ना कोई बैंक अपनी प्रतिक्रिया को खींचेगा। और मैंने आपको ये न्यूज़ तब से बता रखी है, जब ये न्यूज़ भी नहीं आती थी तब भी मैं आपको कह रहा भैया ये बैंक तो निकलेंगे क्योंकि ये तो पिलर हैं इसके, फिर बैंक अपने कदमों में खड़ा हो सकता है। अब आप समझो कि 24% की हिस्सेदारी एसबीआई की और उसे वो बेचने की मंशा के साथ हमारे कई दिनों से रखा था। अब एक न्यूज़ निकल कर ये आ गई है कि एसबीआई अपनी जो उसकी हिस्सेदारी है उसको करीब मार्च के अंत तक बेचने के लक्ष्य रख रहा है और वो करीब 18,420 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लक्ष्य रख रहा है। देखो सर, मैंने अभी ये चीज़ नहीं देखी कि अभी बैंक के अंदर एसबीआई को कितने रुपए जो उसके इन्वेस्टमेंट है उससे कितने मिल रहे हैं। और ये 18,420 करोड़ रुपए मार्च के अंत तक अपना लक्ष्य रख रहे हैं और अभी इनको मिल रहे हैं काफ़ी कम। तो फिर क्या होगा? ये मार्च तक के शेयर ऊपर जाएगा। भाई उनका लक्ष्य है ना ये कि इतने में बेचेंगे वो 18,400। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ आई है। 18,420 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी का लक्ष्य है बेचने का। न्यूज़ निकल कर आ गया भैया ये लक्ष्य है। अब मैं आपको बता दूँ ये न्यूज़ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको समझना है कि जापान से जो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ निकल कर आ रही है भैया, वैसे आपको बताऊँ दुबई से और जापान से की तरफ से ही दो बड़ी चीज़ों के साथ कुछ हिस्सेदारी खरीदने की बात भी हो रही है। वो निगाह टिकी हुई है उसके ऊपर कि भैया ये कब बातचीत होगी। और कल हमें देखने को मिला यात्रा में जापान से कोई इंडिया में आ रहा है। यहाँ से हमें देखने को मिल गया कि वो यस बैंक के साथ वार्तालाप करेगा, चर्चा करेगा। वो चर्चाओं में चीज़ें हो रही थी और वो कल ही मैंने आपको बताया था भैया जल्दबाजी में कदमों को उछालना नहीं है, अपने बताया था ना। और जो आज बाजार आपको शेयरों में इधर उधर गिरावट देखने को मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये अंदेशे 2 दिन के हैं, कोई समझे तो, पर कोई समझने नहीं चाहता। आज भी मैंने आपको बातों बातों में यस बैंक में कुछ अच्छी चीज़ बताई है। किसको वो अच्छी चीज़ समझ में आई है कमेंट करना है एक बार, है ना। तो जापान वाली बात हो गई, एसबीआई वाली बात हो गई, वोडाफोन आइडिया के एमएससीआई वाली बात हो गई, और आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा किसी ने मुझे कहा था वीडियो बनाओ, वो मैंने आपको अलग ढंग से भाई पोर्ट का बिजनेस आगे बढ़ना ही बढ़ना है उस हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से बता ही दिया है। और अडानी सेबी और हिडनबर्ग वाली चीज़ें अभी शांत नहीं हुई है, ये भी चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़े। इसलिए अपने लॉन्ग के शेयरों को तरफ अच्छे ध्यान, उतार चढ़ाव तो बाजार में चलते ही रहेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, किसी को भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैंने वो न्यूज़ आपको बताई है जो आपके सामने भी है। मैंने वो चीज़ आपको बताई है जो कुछ लोग समझ नहीं पाते, पर कुछ लोग समझ जाते हैं। फिर भी कुछ लोग मेरी वीडियो को देखने आते हैं क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, है ना। तो प्यार करने वाले लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कल काफ़ी लोगों ने सर सुपर थैंक्स किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।